नमस्ते बच्चों, आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपने गति चैप्टर के सारे वॉल्यूम्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बल तथा गति के नियम। ये NCERT के चैप्टर 9 का ये चैप्टर है, बल तथा गति के नियम, जिसका ये वॉल्यूम 1 है। पिछले अध्याय में हमने गति के बारे में सीखा। इस अध्याय में हम गति के कारण एवं उनके नियमों के बारे में सीखेंगे। गति का कारण बल होता है। बल अर्थात फोर्स, किसी वस्तु को खींचने, धकेलने, दबाने, उठाने, मोड़ने या ठोकर लगाने की क्रिया को उस वस्तु पर बल लगाना कहते हैं। हम बल को देख नहीं सकते, परंतु उसके प्रभाव को देख या महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, दरवाजे को बंद करने या खोलने के लिए हम खींचने या धकेलने का प्रयोग करते हैं। रेल इंजन अपने डिब्बों को खींचते हैं। बल्लेबाज गेंद की दिशा एवं परिमाण को बदलने के लिए धक्का देता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आदि। बल के प्रभाव। पहला प्रभाव है स्थिर वस्तु में गति ला सकता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को रोक सकता है। तीसरा, गतिशील वस्तु के गति के परिमाण को बदल सकता है। चौथा, गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है। पांचवा, बल द्वारा वस्तु का आकार अर्थात साइज, आकृति अर्थात शेप या अवस्था को बदल सकती है। जैसे तने हुए स्प्रिंग को छोटा कर सकता है, गोल बैलून को चपटा कर सकता है, ठोस बर्फ को दबाकर द्रवित कर सकता है, आदि। छठा प्रभाव है बल किसी वस्तु का आकार, आकृति या गति की अवस्था को बदलने की कोशिश या प्रवृत्ति रखता है। जैसे किसी दीवार को धकेलने पर वह विराम की अवस्था में ही रहती है, परंतु हिलने डुलने की प्रवृत्ति रखता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों एवं प्रभावों से यह पता चलता है कि बल वह कारण है जो वस्तु की विराम स्थिति, गति की स्थिति, आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन लाता हो या परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति रखता हो। बल के प्रकार। पहला है संतुलित बल अर्थात बैलेंस्ड फोर्स। किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों को संतुलित बल कहेंगे यदि उन बलों के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था अर्थात वेग या दिशा में कोई परिवर्तन न हो। जैसे रस्साकशी में यदि दो टीमें बराबर बल द्वारा एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचती हो तो रस्सी संतुलित अवस्था में रहती है। यहाँ दोनों टीमों द्वारा लगाया गया बल संतुलित बल होता है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक वस्तु है, इस वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लग रही हैं। दोनों बलों का परिमाण 10 न्यूटन है। तो इस स्थिति में वस्तु अपने विरामावस्था में ही रहता है। ऐसे बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, यदि किसी भारी बक्से को खुरदरे सतह पर धकेलने पर नहीं खिसके तो लगाया गया बल उसके विपरीत दिशा से लगने वाले घर्षण बल के बराबर होती है और दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करती है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक बक्सा है। इस बक्से को हम 20 न्यूटन बल से इस दिशा में बल लगा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये बॉक्स या बक्सा जो है नहीं घिसक रहा है, अर्थात बक्सा जो है बल के विपरीत दिशा में भी उतना ही बल लगा रहा है, अर्थात 20 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये बल भी संतुलित बल का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, एक समान वेग से गतिशील वस्तु। जैसे साइकिल में भी पैडल द्वारा लगाया जाने वाला बाह्य बल एवं गति के विपरीत लगने वाला घर्षण बल दोनों समान होती है। दूसरा प्रकार का बल है असंतुलित बल अर्थात अनबैलेंस्ड फोर्स।
किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों को असंतुलित बल कहेंगे यदि उन बलों के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था अर्थात वेग या दिशा में परिवर्तन आए। जैसे जब रस्साकसी में एक टीम दूसरे टीम को अपनी ओर खींच लेता है तब दोनों टीमों द्वारा लगाया गया बल असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल की दिशा अधिक बल या परिणामी बल की दिशा में कार्य करती है। दूसरा उदाहरण है, जब किसी भारी बक्से को खुरदरे सतह में ज़्यादा बल लगाकर धकेला जा सके तब लगाया गया बल विपरीत दिशा से लगने वाले घर्षण बल से अधिक होने के कारण बल की दिशा में बक्सा गति करता है। यहाँ दोनों बल असंतुलित बल है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, असमान या त्वरित गति से गतिशील वस्तु। जैसे साइकिल में पैडल द्वारा लगाया जाने वाला बाह्य बल घर्षण बल से कम या अधिक होती है, अर्थात दोनों असंतुलित बल होते हैं। जैसे इस चित्र में मैंने दिखाया है, एक वस्तु है जिस पर दोनों विपरीत दिशाओं में भिन्न भिन्न बल लग रहा है। एक दिशा में 5 न्यूटन लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में 10 न्यूटन लग रहा है, अर्थात एक दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है, इसलिए वस्तु उस ज़्यादा वाले बल की दिशा में गति करेगी। यह असंतुलित बल का उदाहरण है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं, ये एक बक्सा है, इस बक्से पर 50 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया जा रहा है और उसके विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। चूँकि घर्षण बल लगाए गए बल से कम है, इसलिए वस्तु में गति उत्पन्न होती है और वस्तु इस दिशा में गति करता है। ये भी असंतुलित बल का उदाहरण है। वस्तुओं की स्वाभाविक अवस्था के बारे में गैलीलियो का प्रयोग एवं निष्कर्ष। वस्तुओं की स्वाभाविक अवस्था को जानने के लिए गैलीलियो ने एक प्रयोग किया जो इस प्रकार है। चित्र में दर्शाए अनुसार उन्होंने एक कांच की गोली को एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल अर्थात इंक्लाइंड प्लेन पर बाईं ओर से छोड़ा तो कांच की गोली का वेग नीचे की ओर बढ़ते जाती है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक निश्चित वेग अर्थात महत्तम वेग प्राप्त कर लेती है। पुनः दाईं ओर के आनत तल पर घटते वेग के साथ गोली उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचती है जितनी ऊंचाई से बाईं ओर से छोड़ा गया था। दाईं ओर के आनत तलों की ढाल को बदलने पर भी गोली उतनी ही ऊंचाई तक पहुंच जाती है, भले ही तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो। अगर दाईं ओर के तल की ढाल को कम करते हुए क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार उसी महत्तम वेग से चलती रहेगी। इस अवस्था में गोली पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल शून्य होता है, परंतु वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, जिससे गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह गैलीलियो ने अपना प्रयोग किया। उन्होंने एक घर्षण रहित आनत तल लिया और उस आनत तल पर एक कांच की गोली को नीचे लुढ़कने के लिए छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा जब ये गोली नीचे की ओर आती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है और फर्श पर उसका महत्तम वेग होता है। पुनः उसे दाईं ओर आनत तल पर स्वतंत्र रूप से जाने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वस्तु ऊपर जाते समय उसका वेग घटता जाता है, परंतु वो कांच की गोली अपने पूर्व ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, अर्थात जिस ऊंचाई से उसे नीचे छोड़ा गया था वो दूसरे आनत तल पर भी ऊपर की ओर उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करता है। जब उन्होंने आनत तलों के ढालों को बदल करके देखा तो उन्होंने देखा कि वस्तु फिर भी दूसरे आनत तलों पर भी वो उतना ही ऊंचाई तक प्राप्त करता है, जितने ऊंचाई से बाईं ओर से छोड़ा गया था उतने ही ऊंचाई तक वो दाईं ओर चढ़ता है। फिर उन्होंने ढाल को और कम किया
तब भी उन्होंने देखा कि वस्तु अपने पूर्व की ऊंचाई को प्राप्त करती है, अर्थात वस्तु यहाँ जो दूरी तय की थी उससे ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है। उसके बाद उन्होंने इसे देखा कि जब इस ढाल को और कम किया जाए अर्थात शून्य कर दिया जाए तो ये एक क्षैतिज तल हो जाता है, और उन्होंने देखा कि वस्तु जब इस फर्श पर पहुंचता है तो महत्तम वेग को प्राप्त करता है, उसी महत्तम वेग से वस्तु क्षैतिज तल पर क्षैतिज रूप में सीधी रेखा में वो गति करता रहता है, अर्थात वो अपनी ऊंचाई को, अपने पूर्व की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए वो लगातार गतिशील रहता है। परंतु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इस क्षैतिज तल पर भी वस्तु और क्षैतिज तल के बीच में गति के विपरीत एक घर्षण बल लगता है, जिसके कारण वस्तु कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाती है। तो इस प्रकार गैलीलियो ने उपरोक्त प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तुएं विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है। यही वस्तुओं की स्वाभाविक या प्राकृतिक अवस्था है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम, जिसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं का वह गुण जो उसे विरामावस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति प्रदान करता है, जड़त्व कहलाता है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के हैं। पहला, स्थितिज या विराम जड़त्व। विरामावस्था में स्थित वस्तु अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। उसी प्रकार गतिज जड़त्व, जब एक समान वेग से गतिशील वस्तु अपनी गति को बनाए रखना चाहती है, यह है गतिज जड़त्व। उदाहरण, बस के अचानक चलने पर बस में खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि बस के साथ यात्री का पैर तो संपर्क में रहने के कारण आगे बढ़ जाती है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा स्थितिज जड़त्व के कारण अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जिससे वह पीछे की ओर झुक जाती है। वहीं बस के अचानक ब्रेक लगाए जाने पर बस में खड़ा यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि शरीर का निचला भाग अर्थात पैर, जो कि बस के संपर्क में रहने के कारण बस के साथ ही रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गतिज जड़त्व के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहती है और आगे की ओर झुक जाता है। इससे कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, इसलिए हमें सीट पर बैठे रहने पर भी सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण है, दरी या कंबल को छड़ी से पीटने पर धूलकण नीचे गिर जाते हैं। दरी को पीटने पर वह आगे की ओर बढ़ जाता है, परंतु धूलकण विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहता है और दरी से अलग हो जाता है। तीसरा उदाहरण है, कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाकर स्ट्राइकर से तीव्र वेग से निचले गोटी को मारने पर नीचे का गोटी बाहर हो जाती है, परंतु ऊपर की गोटियां स्थितिज जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था को बनाए रखते हुए उसी जगह रह जाती है। चौथा उदाहरण, कांच के खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश या कार्डबोर्ड का पत्ता रखकर उसके ऊपर 5 रुपये के सिक्के को रखने के बाद पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका देने पर पत्ता
आगे चला जाता है परंतु सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है, क्योंकि सिक्का स्थितिज जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है और वह वहीं गिर जाती है। पांचवा उदाहरण, किसी मोटर कार के तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ने पर उसमें बैठा यात्री दूसरी ओर झुक जाती है। इसका कारण है कि यात्री का निचला हिस्सा कार के साथ मुड़ जाता है परंतु ऊपरी हिस्सा सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहती है, इसलिए दूसरी ओर झुक जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस वॉल्यूम 1 में इतना ही पढ़ते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट जो है बल तथा गति के नियम में जड़त्व तथा द्रव्यमान और न्यूटन के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।